अब देखिए रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, इन दोनों हुई वर्ड से मिलती जुलती हम दो चीज़ और स्टडी करते हैं, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस क्या होती है बेसिकली? कंडक्टेंस, इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस का ही अपोजिट है ये, ठीक है ना, एक रेसिप्रोकल है उसका। रेजिस्टेंस का क्या है? रेसिप्रोकल है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या करती है? करंट के फ्लो को अपोज करती है। उसी का उल्टा क्या होगा? कंडक्टेंस, जो कि करंट के फ्लो को अलाउ करे, ठीक है ना, जो कि आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो को अलाउ करे, तो वो हो जाएगी कंडक्टेंस, ठीक है। दोनों उल्टे हैं। तो मैथमेटिकली G इज इक्वल टू 1/R होती है, तो R की यूनिट है ओम, तो ये क्या हो गया 1/ओम ना, तो ओम इनवर्स, इसकी ऐसे यूनिट क्या निकल के आएगी? ओम इनवर्स, ठीक है, क्योंकि 1/ओम हो गया ना, तो ये बन गया ओम इनवर्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मोह, ठीक है ना। ओम को हमने उल्टा लिख दिया, तो मोह, इसकी ऐसा यूनिट मोह इसको बोला जाता है, मोह। या दूसरी यूनिट है इसकी सेमन, एस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब जो कंडक्ट करवाए, अलाउ करे चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो को, रेजिस्टेंस जो कि अपोज करे। ऐसे ही रजिस्टिविटी का भी अपोजिट होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, इसको अपन सिग्मा से देखते हैं, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का ही अपोजिट है। रजिस्टिविटी ये भी क्या करती है? करंट के फ्लो को अपोज करती है, मतलब बताती है हमें कि कितना अपोज करेगा। कंडक्टिविटी हमें क्या बताती है? कि कितना अलाउ करेगा, चार्ज के फ्लो को कितना अलाउ करेगा, एक यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो जैसे रजिस्टिविटी की यूनिट क्या आई थी? ओम मीटर, तो वैसे ही इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? 1/ओम मीटर, यानी कि पर ओम पर मीटर, तो मोह पर मीटर। क्लियर? ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस अपोज करता है, कंडक्टेंस अलाउ करता है। रजिस्टिविटी हमें यह बताती है कि एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया कितना अपोज कर सकता है चार्ज के फ्लो को। वहीं कंडक्टिविटी हमें यह बताती है कि यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया कितना अलाउ कर सकता है चार्ज के फ्लो को, ठीक है। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को हम ड्राइव करेंगे। तो ओम्स लॉ में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ओम्स लॉ में क्या बताता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल है। किसी वायर से जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? उस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल दिया गया है, ठीक है ना। और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1/RV, और V कितना हो जाएगा? V विल बी V इक्वल टू IR। तो ये हमने पीछे पढ़ा, ठीक है ना। अभी हम इसको ड्राइव कर लेते हैं कि वैल्यू आई कैसे, भाई ओम ने इस चीज़ को कैसे बताया, क्या सोच के बताया ये, ठीक है। तो वो हम ड्राइव करेंगे। तो देखिए करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एक्सप्रेशन हम ड्राइव कर चुके हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। इस तरीके से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी ड्राइव किया है पीछे, इक्वल्स टू V टाउ अपॉन ml, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो V को हम इस तरीके से लिखते हैं VD ml अपॉन E टाउ। फिर क्या कह रहे हैं? पुटिंग 1 इन अबव, तो इक्वेशन 1 से हम इसमें क्या पुट करेंगे? देखिए VD की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यहाँ से आप VD की वैल्यू निकालो, तो VD क्या निकलेगा अपना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? I अपॉन NAE, ठीक है ना। तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे VD की जगह, तो I अपॉन NAE, ये पुट कर दिया मैंने, ठीक है। फिर देखिए I को एक तरफ रखिए, बाकी सबको इकट्ठा कर दो, ठीक है, और इसमें से फिर L और A अलग कर लो। तो ये जो पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर तो क्या है अपना? ये तो R है, ठीक है ना। R, ये पूरा फैक्टर आ गया अपने पास, और इसमें से भी ये जो फैक्टर है ये अपनी क्या आई? ये रजिस्टिविटी है। तो R का एक्सप्रेशन तो आ गया रो L अपॉन A, और R जब यहाँ पुट कर देंगे इस पूरे की जगह, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IR। ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं।
इट इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर कंडक्टर्स, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के ऊपर ये लागू होती है चीज़, नॉन कंडक्टर्स पे लागू नहीं होती है, ठीक है ना। तो कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स अप टू मॉडरेट करंट डेंसिटी, ठीक है ना। ठीक है, तो कंडक्टर्स के अंदर अगर ग्राफ बनाए करंट और वोल्टेज के बीच में तो एक लीनियर लाइन आती है, ठीक है ना, इस तरीके से, कोई करंट और वोल्टेज क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स पे लागू होता है ये। कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब कुछ ऐसे कंडक्टर्स भी होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। अब ऐसे कंडक्टर्स जो होते हैं प्योर कंडक्टर नहीं होते, ठीक है ना, प्योर कंडक्टर नहीं होते। तो कैसे कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है ना। सेमी कंडक्टर फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो हमारे पास सेमी कंडक्टर है। सेमी इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि इनकी कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस हम फुलफिल कर दें उसके बाद ये कंडक्ट करना शुरू कर देंगे, अदरवाइज ये कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इनके अंदर अलग तरीके से ग्राफ आता है। अगर ग्राफ इस तरह से आपका लीनियर आएगा तो इसका मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए नॉर्मली होता क्या है, सेमी कंडक्टर्स के अंदर ग्राफ इस तरह के आते हैं, जैसे ये डायोड है, तो ये डायोड भी किससे बना होता है, एक तरीके से सिलिकॉन से बना होता है, सिलिकॉन मटेरियल हम यूज़ करते हैं इसके लिए। तो सिलिकॉन क्या आपका सेमीकंडक्टर है ना, तो सेमीकंडक्टर यूज़ किया हुआ है। तो देखिए ग्राफ आपका लीनियर नहीं आया बल्कि इस तरह से ये कर्व्ड पाथ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम नॉन ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। इसी तरीके से अगर हम लिक्विड सोल्यूशन लें और उसके अंदर से जब हम करंट पास करवाएं तो उसका करंट कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ नज़र आएगा, करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ इस तरह से कर्व नज़र आएगा, ठीक है। तो वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। डायोड को हम पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं, पीएन जंक्शन, ये हम 14th चैप्टर जो पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वहाँ ये ज़्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए सिंपल इतना समझ लो कि डायोड जो होता है एक पीएन जंक्शन होता है, ऐसे थायरिस्टर जो होता है वो पीएन जंक्शन होता है, ठीक है ना। इसमें 4 लेयर होती हैं, इसमें 2 ही लेयर है। तो कहने का मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो कैसे कंडक्टर है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम मैंने आपको बताया था कौन सा टाइम होता है, द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। किसी भी मेटल स्ट्रिप के अंदर जब करंट दौड़ता है, या आप ये समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड भी करते हैं, तो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर, तो ये मैंने आपको पीछे डिटेल में आपको बताई थी चीज़, तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कोई भी मेटल का वायर है उसका जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन के बीच की जो कोलिजन है वो बढ़ जाएगी, और कोलिजन बढ़ गई इन द सेंस उनके बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम है बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, वो टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, ठीक है ना। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कोलिजन इज मोर फ्रीक्वेंट, देयरफॉर द एवरेज कोलिजन टाइम इंटरवल दैट इज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। तो रिलैक्सेशन टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोनों। दूसरा, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो उससे मटेरियल की रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी और रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो रजिस्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, ठीक है। तो ओवरऑल एक इस तरह का रिलेशन आ जाता है कि रजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये देखिए अलग अलग मटेरियल के लिए हमने ग्राफ बनाए हैं बिटवीन रजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। तो फिगर 1 क्या कह रही है कि रजिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो कॉपर क्या है, ये कॉपर वायर के लिए लिया है, तो कॉपर क्या कंडक्टर है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया इसकी रजिस्टिविटी भी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है,
रजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम। अब निक्रोम क्या होता है? एक रजिस्टिव वायर होता है, जो हम रजिस्टिव मटेरियल बनाते हैं उनमें यूज़ करते हैं निक्रोम। तो रजिस्टिव वायर है। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसकी भी रेजिस्टेंस क्या होती है? बढ़ती है एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तीसरा हमने क्या लिया? एक सेमीकंडक्टर लिया है। अब सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, ठीक है ना। इसमें जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रजिस्टिविटी घटती है, कम होती है। अब ये ऐसा क्यों होता है? तो ये देखिए, हम जब चैप्टर नंबर 14 करेंगे ना, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वहाँ पे ये चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि कंडक्टर्स के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, और सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटती है, ठीक है ना। क्योंकि सेमीकंडक्टर है ये, इसमें कुछ कंडीशंस होती है तभी ये कंडक्ट करता है। तो आइडियल कंडीशंस में सेमीकंडक्टर एज ए बैड कंडक्टर काम करता है, ठीक है ना, एज ए इंसुलेटर काम करता है। तो जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं, और आपको पता है करंट को फ्लो करवाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो मैंने आपको बताया कि जब किसी भी मटेरियल वायर का जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। अब किस तरीके से बढ़ेगी? तो ये उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करके ये आपको एक फॉर्मूला दिया गया है। इसका डेरिवेशन अपने को है नहीं, ऐसा चाहिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई मेटल की स्ट्रिप है, इनिशियली उसका टेम्परेचर कितना है? T1 है, और उस वक्त वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है या करंट के फ्लो को कितना अपोज करता है, तो वो उसकी रेजिस्टेंस R1 है। फिर जब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 से हमने T2 बढ़ा दिया, और उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस बढ़कर R1 से R2 हो गई, ठीक है। तो वो एक रिलेशन है। तो रेजिस्टेंस एट T2 टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर। तो T1 T2 वही है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर इन बिटवीन T1 एंड T2 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा क्या है? ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो ये भी डिपेंड किस पे करेगा? मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वायर का। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट है कि जब 1 डिग्री हम टेम्परेचर राइज करते हैं किसी मटेरियल का तो रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज आता है, तो उसका एक रेशियो है ये, द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। क्लियर है? तो इसकी ऐसा यूनिट है अपनी K इनवर्स, ठीक है ना, केल्विन पर केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड। सेम एक्सप्रेशन रेजिस्टिविटी के लिए भी होगा, बस ये R की जगह हम रेजिस्टिविटी लिख देंगे R, ठीक है ना, रो T2 रो T1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। सेम एक्सप्रेशन होगा, बस ये R की जगह रो आ जाएगा, तो एक्सप्रेशन सेम चलता है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, अल्फ़ा की कोफिशिएंट। कैसे निकालोगे? तो इसको थोड़ा सा आप सोल्व करो, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकलेगी? RT2 माइनस RT1 अपॉन RT1 इंटू RT2 माइनस T1, ठीक है। तो ये क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा R, और अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस और चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो डेफिनेशन थी K की वो यहीं से निकल के आई है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर पर यूनिट ओरिजिनल टेम्परेचर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अल्फा की वैल्यू जनरली क्या होती है? पॉजिटिव होती है फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स, ठीक है ना, मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होगी, और ये वैल्यू नेगेटिव होती है फॉर नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स। अब नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स कौन से हैं? आपके सेमी कंडक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताया सेम एक्सप्रेशन रहेगा, बस R की जगह हम रेजिस्टिविटी डाल देंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस की जगह हम रेजिस्टिविटी लिख देंगे, तो सेम एक्सप्रेशन चलेगा। तो देखिए क्या कंक्लूड किया हमने, फॉर कंडक्टर्स इंक्रीज इन टेम्परेचर
द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। तो कंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है और रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, दोनों बढ़ते हैं। जबकि सेमीकंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही क्या होती हैं, घटती हैं। Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.